हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे हो तुम लोग, है ना। उम्मीद करते हैं बच्चा कि आज का तुम्हारा जो टेस्ट हुआ होगा ये काफ़ी अच्छा हुआ होगा, है ना। ठीक है, तो देखो बेटा, टेस्ट अच्छा हो या टेस्ट ख़राब हो, है ना बच्चा, पॉइंट ये है कि हम हर चीज़ से क्या सीखते हैं, है ना। अगर तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वेरी गुड। और अगर नहीं हुआ है बच्चा, है ना, तो अपने आप को एनालाइज करो कि गलतियाँ क्यों हुई, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, है ना, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो देखो, आज तुम्हारा जो टेस्ट हुआ बच्चा, उस टेस्ट का मैं वीडियो सोल्यूशन तुम्हारे सामने लेके आया हूँ बच्चा, है ना। और चलो इन क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखना तुमने कहाँ गलती करी, है ना बेटा। और अगर तुमने सॉल्व किया है तो हो सकता है तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अलग मेथड मिले, तो इसको सीखो बच्चा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, हमारा पहला सवाल है बच्चा। देखो, रेन इज़ फॉलिंग, सवाल कहता है रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल विद ए स्पीड ऑफ 5t, है ना। और कहता है फाइंड द टाइम व्हेन द रेन अपीयर्स टू, हम कहना है वो टाइम बताना है ना बच्चा, जब रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टू द पर्सन हु इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा इस डायग्राम में देखो, है ना, इस डायग्राम में जैसा दिया हुआ है बच्चा, देखो इस डायग्राम में ये तुम्हें दिया है बच्चा, क्या रेन ड्रॉप का स्पीड दिया है, क्या दिया, देखो रेन ड्रॉप्स का स्पीड, ये क्वेश्चन में ही तुम्हें लिखा हुआ है बच्चा, ये 5t, है ना। और देखो बेटा, ये लड़का जो है ये दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। तो देखो बेटा, अगर ये ऑब्जर्वर इस रेनिंग को ऑब्जर्व करेगा तो कैसे कहोगे, देखो देखना बच्चा, ये मेरा वर्टिकल लाइन, ये मैंने एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चा। अब देखो रेन ड्रॉप्स जो हैं, है ना, रेन ड्रॉप्स जो हमारी हैं बेटा, वो रेन ड्रॉप्स ऐसे गिर रही हैं, है ना। ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी हो गई VR। जो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5t, और ये एंगल हमें दिया है बच्चा 53, ठीक है। तो देखो, तो रेन ड्रॉप हमारी हैं बेटा 5t मीटर पर सेकेंड से आ रही हैं, और जो लड़का जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। तो देखो बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड दौड़ेगा तो हर ऑब्जर्वर जब भी किसी को ऑब्जर्व करता है बेटा, तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करता है ना। तो ऑब्जर्वर भी अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र किया, कितनी ट्रांसफ़र किया, 3 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करने के बाद क्या होना चाहिए, इस आदमी को जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना बेटा, मतलब जो इस आदमी को एपियर होगा, वो एपियर कितने पे होना चाहिए, ये एपियर होना चाहिए एंगल 37 के डिग्री पे, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करें, है ना, तो पहले इसको ऐसे बना दिया जाए, है ना बेटा। अब सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, है ना बेटा। सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देख कर क्या पाओगे, बेटा ये कि अगर ये हमारा हाइपोटेनस है 5t, है ना बेटा, और ये एंगल हमारा 53 है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, सोचो, ये होना चाहिए हमारा बेटा 5t साइन 53। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4t, है ना बेटा। और ये वाली हाइट हमारी क्या होनी चाहिए, देखो ये होनी चाहिए हमारी 5t cos 53, ठीक है। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल में क्या कहोगे कि अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाऊँ, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या कहेंगे बच्चा, हम कहेंगे tan 37, है ना, tan 37 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan 37 इक्वल टू, इसका बेस कितना है, इसका बेस हो जाएगा बेटा 4t माइनस ऑफ 3, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, ये हो गया हमारा 5t cos 53, ये हो जाएगा बच्चा हमारा 3t, है ना। तो ये हो गया हमारा 3t, ठीक है। और tan 37 की वैल्यू तुम लोग जानते हो 3/4 होता है ना ये, तो कितना हो गया, देखो 16t, है ना, माइनस ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 9t, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 7t इज़ इक्वल टू 12, सो t इज़ इक्वल टू 12/7 सेकेंड, है ना बेटा। तो हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, है ना। हालांकि देखो, कुछ बच्चे इसको एक अलग तरीके से ही बना सकते हैं, है ना। कैसे सीखते हैं, देखो बच्चा, कुछ बच्चे इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चा, इन सवाल को मैं एक डिफरेंट अप्रोच से बना रहा हूँ, है ना बेटा। तो उनका एक और आंसर भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट सीखो बच्चा। देखो बेटा, उनका अप्रोच ये हो सकता है कि ये हमारा है वर्टिकल लाइन, है ना, रेन ड्रॉप्स हमारी ऐसे आ रही हैं, रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं बेटा, कितनी स्पीड से,
5t के स्पीड से, और ये एंगल हमारा कितना है 53, है ना। अब देखो बेटा 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, कोई ऑब्जर्वर अगर चाहे तो बोले ऐसे नहीं, मैं ऐसे बना सकता हूँ 3 मीटर पर सेकंड, बोलो, है ना। तो अब सोचो अगर 3 मीटर पर सेकंड उसने इतना लंबा बना दिया तो फिर उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी ना बच्चा, और कहेगा इस तरफ एंगल हमारा 37 डिग्री है ना। तो फिर इस ट्रायंगल में क्या कहोगे, कहोगे देखो 5t का ये हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, फिर से कहोगे कितना हो जाएगा 5t साइन 53, ठीक है बच्चा। और ये कितना हो जाएगा हाइट इसका हाइट कर दोगे बेटा तुम 5t cos 53, ये हो जाएगा बच्चा हमारा 3t, है ना। अब देखो क्या लिखोगे छोटे वाले ट्रायंगल में, स्मॉलर ट्रायंगल में जाओ तो ये हो जाएगा बेटा tan 37 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 4t डिवाइडेड बाई 3t, है ना। और वैल्यू कितनी होती है ये होती है 3/4, इसका मतलब हो गया ये 12t, सॉरी ये हो जाएगा 9t, है ना, इज इक्वल टू 12 माइनस 16t, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 25t इज इक्वल टू 12, सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/25 सेकेंड, है ना बच्चा। जैसा कि देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, है ना, लेकिन ये भी आंसर एक हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में आंसर नहीं है। ऑप्शन में कौन सा आंसर है, जो हमारा पहला मेथड था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो बच्चा सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चा ए बॉब ऑफ मास m अटैच्ड विथ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r and released from the point A when it reached to point B, जब B वाले पॉइंट पे आया स्ट्रिंग इज कट देन फाइंड हाइट h, तो हमें हाइट h निकालना है, ठीक है बच्चा। सीखो बेटा ठीक से इसको। तो देखो बेटा इस सवाल में क्या कहा गया हम लोग को है, इस सवाल में कहा गया है कि एक बॉब को मास m, बॉब जिसका मास m है उसको अटैच कर दिया गया एक स्ट्रिंग से जिसकी लंबाई हमारी कितनी है r है, ठीक है, एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक। तो देखो बेटा इस डायग्राम में कहना चाहता है सवाल कि ये आपका स्ट्रिंग है बच्चा, है ना, और ये आपका बॉब है, ठीक है। अब इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, ठीक, फ्रॉम पॉइंट A व्हेन इट रीच टू पॉइंट B, जब B वाले पॉइंट पे आया, है ना, तो कहता है स्ट्रिंग इज कट, रस्सी हमारी थी ऐसे बेटा, है ना, इस रस्सी को यहाँ से काट दिया। तो देखो बेटा जो रस्सी को काट दोगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगा ना बेटा। तो कहता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करते हुए अब इसका ये पूरा हाइट क्या होगा, है ना। तो देखो बच्चा पहले काम तो ये करो कि इस मोशन को एनालाइज करो। तो देखो बेटा क्या दिख रहा है तुमको कि इस प्रोजेक्टाइल की बात अगर कही जाए तो हमारी मैक्सिमम हाइट ये हो गई, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट मान लिया मैंने इसको h1, ठीक है, और इसमें एक पार्ट हमारा है बच्चा ये h2, है। तो हम क्या कहेंगे बच्चा, कैपिटल H इक्वल टू क्या होना चाहिए, h1 प्लस h2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो h1 प्लस h2 में h1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो h1 तुम कहोगे बेटा कि प्रोजेक्टाइल का हमारा मैक्सिमम हाइट है ना। तो अगर मान लो मैं कि ये वाली स्पीड यहाँ पे इसकी v है ना, तो क्या कर दोगे तुम, ये हो जाएगा v² साइन स्क्वायर 45/2g, है ना, और प्लस ऑफ h2। तो देखो बेटा ये रस्सी की लंबाई अगर हमारी l है r है ना, और ये एंगल हमारी 45 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 45 होगा, है ना। तो क्या कह दोगे, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी कितना बच्चा, ये हो जाएगा r cos 45, मतलब r/√2। अगर ये r/√2 हो गया इसका मतलब h2 क्या हो जाएगा, तो कहोगे r माइनस r/√2, है ना। अब इतना करने के बाद ये तो बात समझ में आ गई बच्चा कि अगर हम r निकाल लेंगे v निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हमारा, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चा, अब हमारा टारगेट ये है किसी तरह से v को निकाल लिया जाए, ठीक है बच्चा। तो चलो बात करते हैं बेटा हम लोग पहले इक्वेशन पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B की बात करें, है ना बेटा। तो A से B जाने के लिए अब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो, है ना। क्या कहोगे, A वाला पॉइंट से B वाले पॉइंट की हाइट कही जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो ये हाइट का आपने क्या कहा था कुछ देर पहले, ये जो लाइन मैंने खींची यहाँ पे है ये लाइन की लंबाई आपने कितनी कही थी ना बच्चा, r/√2, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv²।
ठीक है। इसका मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे वी स्क्वायर हमारी हो गई बच्चा √2 GR। देख लो अच्छे से, √2 GR है ना। अब चलो इसको पुट कर ले बच्चा हम लोग इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा कैपिटल H इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चा √2 GR और साइन स्क्वायर 45 1/2 डिवाइड बाई 2G प्लस ऑफ R माइनस R/√2। ठीक है, तो देखो G हमारा कैंसिल हो गया है ना। अब कितना कर दोगे इसको तुम, कितना कर दोगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा √2R/4। ठीक है, प्लस R माइनस ऑफ R/√2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा R कॉमन ले लिया जाए है ना, तो कितना हो जाएगा देखो √2/4, ये हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1/√2। ठीक है बच्चा, तो 1/√2 माइनस और ये 1/2√2, तो ये हो गया बच्चा R ऑफ 1 माइनस 1/2√2। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 आ गया आंसर। समझ गए बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज सोन सच दैट इट्स रेंज इज कैपिटल R। ठीक है, इफ़ ए वॉल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पार्टिकल and coefficient of restitution of collision is E, then find the value of E given that the particle back to the point of projection after hitting the wall। ठीक है बच्चा, जिस पॉइंट से हमने फेंका था उसी पॉइंट पे पार्टिकल को वापस लौटना चाहिए है ना बेटा। ऐसा होने के लिए E की वैल्यू क्या होनी चाहिए है ना बच्चा, सुनो ध्यान से। तो देखो बच्चा, अगर मैं इस पूरे रेंज को R मान लूँ जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो देख बच्चा इस तरफ क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये अगर इस तरफ x है तो इस तरफ हो जाएगा बच्चा R माइनस एक्स है ना। अब सोचो बच्चा कि जब पार्टिकल यहाँ से टक्कर कर रहा होगा तो टक्कर करने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी के 2 हो गए कंपोनेंट होंगे ना, बोलो इस वेलोसिटी के 2 होंगे कंपोनेंट बेटा। ठीक है, और देखो जैसे ही ये टक्कर करके निकलेगा बेटा है ना, तो टक्कर करके ऐसे आना चाहेगा है ना बेटा, तो टक्कर करके जब ऐसे आना चाहेगा पार्टिकल, तो टक्कर के तुरंत बाद, कॉलिजन के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। बोलो हो गया ना। ऐसे तुम जानते हो ना कि वेलोसिटी वो जो वॉल की होती है पैरेलल उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, और जो परपेंडिकुलर वाली होती है बेटा वो उल्टा हो जाता है, राइट ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस वाली वेलोसिटी को, अगर मैं इसको लिखूँ बेटा Vx और इसको लिखूँ मैं Vy है ना, तो फिर कॉलिजन के जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी बच्चा हमारी, ये हो जाएगा EVx है ना, और ये हो जाएगा हमारा Vy, राइट ना बच्चा, बात समझ में। तो देखो बच्चों इस सवाल में खास बात क्या कही गई थी बताओ। इस सवाल में खास बात यही की गई थी बेटा कि पार्टिकल टकराने के बाद जो मैंने डायग्राम इधर बना दिया वैसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टकराने के बाद फिर से वहीं लौटनी चाहिए है ना बेटा। अब एक प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट याद करो। क्या याद करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चा वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है ना। तो यहाँ देखो तुम, अगर मैं कहता बेटा इमेजिन करो कि अगर ये कॉलिजन नहीं होता, अगर एक कॉलिजन नहीं होता तो ये पार्टिकल इस तरफ चला जाता ना बेटा, बोलो है ना, और जब इस तरफ जा रहा होता तो इसकी वेलोसिटी के यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते बेटा, ऐसे Vx और ऐसे होता Vy, बोलो होता ना। ठीक है, तब क्या दिख रहा है तुमको कि Vy दोनों तरफ से मैंने बेटा, इसका मतलब जितना समय उसको इस तरफ आने में लगा होगा बिल्कुल उतना ही समय यहाँ से भी लगा बेटा गिरने में। ये बात समझ में आई ना। ठीक है, फिर से बोलता हूँ सुनो। देखो बच्चा अगर कॉलिजन हो गया है ना, अगर कॉलिजन हो गया ठीक है, तो इस तरफ की वेलोसिटी हमारी क्या है Vx है ना, यहाँ हमारा देखो EVx और Vy, बोलो राइट ना। और अगर कॉलिजन नहीं हुआ है तो हमारा इधर Vx और Vy। अच्छा शायद डायग्राम में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, चलो मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो बच्चा ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे इससे। सबसे पहले तो क्या करो बच्चा, ये तुम डायग्राम बना लो है ना, इस बात के लिए रिप्रेजेंट करता हुआ
कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, है ना। तो देख बच्चा, मान लो एक प्रोजेक्टाइल हुआ ऐसा, तुमने किया प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल को होना क्या चाहिए था, ऐसे एक बड़े पाथ में कवर करता हुआ इस पार्टिकल को यहाँ गिरना चाहिए था, ठीक है ना। हुआ क्या, लेकिन हुआ ये बच्चा कि बीच में एक वॉल आ गई, बीच में एक वॉल आ गई, है ना, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो पार्टिकल आना चाहिए था वो यहाँ आके टक्कर हो गया बेटा, है ना, ठीक है। यहाँ आकर के इसमें टक्कर हो गया पार्टिकल का, ठीक। और टक्कर होने के बाद क्या हुआ, टक्कर होने के बाद ये हुआ कि ये पार्टिकल जिस जगह से हमने फेंका था बेटा, ठीक है, उसी जगह पे आकर के वापस गिर गई, यहीं गिर गई। क्वेश्चन ऐसा कहा गया था ना, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें बेटा ये डिस्टेंस x दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो बताओ अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए, ये r माइनस एक्स होना चाहिए, राइट ना, रेंज माइनस एक्स होना चाहिए ना बेटा, है ना। अब सोचो, सुनो ध्यान से बच्चा, अगर मैं कहूँ कॉलिजन होने से जस्ट पहले, क्या कहोगे, जस्ट पहले ये वाला पॉइंट, है ना, और जस्ट बाद ये वाला पॉइंट, है ना। कैसे बोलोगे तुम, कहोगे वेलोसिटी का ऐसे कंपोनेंट vx होना चाहिए और ऐसे कंपोनेंट vy होना चाहिए, है ना। और चूंकि मैं कॉलिजन के जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर कॉलिजन नहीं होता तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता और टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, दोनों पॉइंट एकदम आसपास ही मान लो, इतने आसपास कि इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी तुम सेम ही मानो, vx और vy, है ना। लेकिन ऐसा हो पाया क्या, नहीं हो पाया ना, हुआ क्या, कॉलिजन हो गया। तो क्या हुआ कॉलिजन होने से, कॉलिजन होने से ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी के अब एक कंपोनेंट पीछे की तरफ हो गए बच्चा, है ना, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गए, है ना, ठीक है। तो देख बेटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो वॉल के पैरेलल है ना। जबकि वॉल कैसे फोर्स लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो वॉल फोर्स लगा सकता है बच्चा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब वर्टिकल स्पीड पे कॉलिजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वर्टिकल स्पीड पे कॉलिजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कि हमारा भी वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है, ठीक है बच्चा, है ना। और इस बात को समझो कि अगर कॉलिजन नहीं होता तो वेलोसिटी हमारा क्या होता, यहाँ भी वाई होता और यहाँ भी वाई हमारा है ना, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट को सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन से ही मतलब होता है, एक्स से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉलिजन नहीं होता बेटा, तो अगर इसको यहाँ से दीवार से लेकर के ग्राउंड तक पहुँचने में अगर टाइम टी लगता तो इसको भी यहाँ से यहाँ कितना लगा होगा, टी लगा होगा, राइट ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब सोचो बेटा, अब तुम कहोगे कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये vx है ना। इसका मतलब r माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ क्या, vx इंटू टी, है ना बेटा। लेकिन अब इधर देखना, जब टक्कर होगी बेटा तो दीवार के तरफ जाने की वेलोसिटी कितनी, vx अप्रोच वेलोसिटी, है ना। तो सेपरेशन वाली वेलोसिटी क्या हो गई, लौटने की वेलोसिटी। और तुम सब लोग जानते हो कि सेपरेशन वेलोसिटी बाई अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो देख बेटा, इस डायग्राम में ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये कहोगे e इंटू वी एक्स इंटू टी होना चाहिए, राइट ना, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू ई इंटू वी एक्स इंटू टी, ठीक है, और r माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, दोनों टी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि कॉलिजन हो या ना हो वाई डायरेक्शन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, x बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई, राइट ना बच्चा, ठीक है। तो देखो बच्चा, इस तरह से वैल्यू क्या निकल गया हमारा, e इज इक्वल टू एक्स बाई आर माइनस एक्स, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है बच्चा, है ना। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की कम से कम वैल्यू बताओ रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम को मूव करवाने के लिए इफ़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सर्फेसेज इज़ 0.2, हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चा, 0.2 है, ठीक है। तो चलो हमें कम से कम बताना है फोर्स ताकि सिस्टम मूव कर जाए। तो देखो तो बच्चा, पहले मैं फर्स्ट वाले सरफेस की बात करता हूँ। तो बोलो बेटा, इस फर्स्ट वाले सरफेस पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी बोलोगे,
तो देखो बच्चों, जो नॉर्मल रिएक्शन N1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा बच्चा 5 इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन, है ना। तो बताओ इस वाले पॉइंट का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बेटा 0.2 इंटू 50, दैट इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, राइट ना। अब चलो यहाँ की बात करते हैं 2 नंबर सरफेस के पास। तब बताओ इसमें नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा 15 जी, इसका मतलब हो गया 150 न्यूटन, है ना। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, FL2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 150 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट ना। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब बात करें हम लोग क्या, कि देखो बेटा अगर तुम F फोर्स लगाओगे 10 kg मास आगे मूव करना चाहेगा, तो जब भी ये 10 kg मास आगे मूव करना चाहेगा, है ना, तो ये पुली सिस्टम 5 kg के पीछे खींचेगा, राइट ना। इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि दोनों साथ जाए, है ना। जब भी होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए ही जाएंगे, राइट ना। तो चलो बच्चा, मान लिया मैंने इस रस्सी का टेंशन मैंने मान लिया T, तो ये भी हो गया T, ये भी हो गया T, और यहाँ हो गया बच्चा 2T, है ना। तो अब देखो, अगर तुम 5 kg के बारे में सोचो तो कहोगे इस 5 kg मास को 2T टेंशन इधर खींचेगा बेटा, है ना। और ये 2T टेंशन जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करेगा, मतलब FL1 के बराबर हो जाएगा, उसके बाद मूव करना शुरू करेगा, राइट ना। अभी मैं बता रहा हूँ एक्सट्रीम कंडीशन, है ना बेटा। एक्सट्रीम कंडीशन की वो स्लाइड ना करे, या ऐसे कहो कि एक्सट्रीम कंडीशन जिसके बाद बॉडी मूव कर जाएगा, है ना। तो कहेंगे बॉडी हमारा मूव नहीं किया अभी, तो 2T इक्वल टू FL1, है ना। इसका मतलब टेंशन T कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 5 न्यूटन। अब चलो 10 kg की बात करें, 10 kg के लिए हो जाएगा क्या, देखो इधर से हो जाएगा बेटा टेंशन T, है ना। तुमने ऐसे फोर्स लगाया था ना F, ऐसे फोर्स लगाओगे तो इधर हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन, कितना हो जाएगा ये FL1, और यहाँ से हो जाएगा फ्रिक्शन हमारा FL2। तो क्या हो जाएगा, F शुड बी इक्वल टू T प्लस FL1 प्लस FL2, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 10 एंड प्लस 30, दैट इज़ इक्वल टू 45 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चा। अब चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 में आए, ठीक है। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है इन द फिगर्स फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 3r फ्रॉम O in which a hole of radius r is cut whose center is at radius 2r at distance 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ लार्ज सर्कुलर प्लेट। ठीक है बच्चा, देखिए पहचान पा रहे होगे, ये मास रिमूव करने वाला केस है ना। एक मास में से एक मास को काट के निकाल लेते हैं आप, है ना बेटा। ठीक है, तो आपने क्या मानेंगे कि अब बड़े वाला डिस्क जिसमें कोई होल नहीं है ना बेटा। ठीक है, एक वो सिस्टम, दूसरा होल के साइज़ का एक डिस्क जिसको उसमें से काट के निकाल लिया गया है ना। तो काट के निकालने वाले सिस्टम में, है ना बेटा, कैसे लिखते हो इक्वेशन आप लिखते हो ना ऐसा, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2, है ना, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है बच्चा, अब बताओ फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है बड़ा डिस्क, है ना। बड़ा डिस्क मतलब जिसमें से कोई होल नहीं है ना बेटा। और दूसरा हमारा कौन सा है, ये कैविटी वाला, है ना बेटा। अब तुम बताओ ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एरिया में है ना। तो मास अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना बेटा। अब देखो छोटे वाले डिस्क का रेडियस r है ना। ठीक है, रेडियस अगर r है, बड़े वाले का 3r है ना बेटा। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि रेडियस 3 टाइम्स है, इसका मतलब मास 9 टाइम्स होगा। पायर इसका होता है ना एरिया, इसका मतलब m1 को और m2 को तुम देखो, तो m1 क्या है, पूरा डिस्क विदाउट होल, तो इसको मान लो 9m, तो ये कितना होना चाहिए बच्चा, m, है ना। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, चलो पुट करते हैं। चलो बच्चा, मैंने क्या किया, ओरिजिन मैंने मान लिया इसी को, O को मैंने मान लिया ओरिजिन, और ये मेरा है बच्चा x एक्सिस। ठीक है, रेड लाइन ड्रॉ किया मैंने x एक्सिस। तो इक्वेशन सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चा, 9m इंटू x1 ये 0 है ना, बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा, माइनस ऑफ छोटे वाले का m इंटू x2, कितना x2 है बच्चा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। तो देखो
बाउंड्री से अगर r की दूरी है, इसका मतलब O से 2r होना चाहिए ना, तो m इंटू 2r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा, ये 9m माइनस m दैट इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ऑफ 2/8r दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ r/4। इसका मतलब क्या कहोगे, ओरिजिन से r/4 की दूरी पर नेगेटिव मतलब बाईं तरफ, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है बच्चा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ये कहता है बॉल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप कोलाइड विथ ए फ्लैट प्लेन सरफेस सच दैट इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इन डायरेक्शन ऑफ जे कैप। ठीक है बच्चा, कोलिजन के बाद किधर हो गया, जे कैप में हो गया। देन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कैन नॉट बी, तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, देखते हैं। चलो बच्चा, मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ किया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, अब सोचो आई कैप प्लस जे कैप क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए बीचों बीच में, है ना बेटा। तो एक पार्टिकल ऐसे जाके टकराया, है ना, जब ऐसे जाके टकराया और फाइनली कैसे हो गई वेलोसिटी, जे कैप, मतलब कॉलिजन के बाद ऐसे हो गई वेलोसिटी। बोलो राइट ना, बोलो ठीक है, बात समझे ना बच्चा। ठीक है, तो सवाल कहता है कि वाल कौन सा नहीं हो सकता, है ना बेटा। तो देखो नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल, है ना। तो देखो अभी सोचो इस केस में अगर यूँ टक्कर हुई है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ज़रूर ये सरफेस कुछ ऐसे रहा होगा। बोलो है कि नहीं, है ना। अगर सरफेस हमारा ऐसे रहा होगा, इसका मतलब नॉर्मल जो होगा बच्चा वो ऐसे रहा होगा। बोलो है कि नहीं। अब सोचो नॉर्मल अगर ऐसे रहा होगा इसका, है ना, ठीक है, इसका मतलब जब भी ये नॉर्मल होगा बेटा तो एक्स वाई प्लेन में होगा ना। बोलो ठीक है कि नहीं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखो एक्स जेड प्लेन कह दिया, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, मतलब यही हमारा आंसर है ना। ठीक है, अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो बेटा 7 कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डोर, एक डोर मान लिया जाए, उसका निकालना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास m है, लेंथ 2l है और विड्थ l है। अबाउट इट्स लॉन्गर साइड इज, देख दो बच्चा, ये हमारा हो गया एक डोर, है ना। इस डोर की जो मास है बच्चा वो है m, है ना। इसकी लंबाई जो है वो है 2l और ये हमारा है l, है ना। हमें लॉन्गर साइड की मतलब इसके अबाउट मानो कि ये सिस्टम अगर ऐसे घूम रहा होगा, है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो पता है बेटा कॉन्सेप्ट, बॉडी की वो थिकनेस या वो विड्थ या वो डायमेंशन जो एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में काम नहीं आती। इसका मतलब बेटा देखो इसमें जो ये चौड़ाई है 2l की लंबाई तुम्हें दिख रही है ना बेटा, वो एक्सिस के पैरेलल है ना, मतलब इस चौड़ाई का मुझे कोई यूज़ नहीं। तो अगर इस चौड़ाई का कोई यूज़ नहीं है बच्चा, तो फिर क्या बनाओगे तुम, कहोगे इसका मुझे कोई मतलब ही नहीं मुझे, इसका मतलब ये रॉड हो ऐसे तो भी चलेगा, है ना, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, l होनी चाहिए। बोलो, क्योंकि इससे हमें इस 2l से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे रॉड घूमता है तो क्या लिखते हो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू ml²/3 लिखते हो ना। ठीक है, तो वही फॉर्मूला सेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलो आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, है ना बेटा। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है बेटा ए पार्टिकल कवर्स ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ द पाथ इफ़ पार्टिकल्स एवरेज स्पीड इज़ यू फॉर द मोशन। देख बच्चा, मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है बच्चा, इसकी वेलोसिटी इस जगह पे मैंने मान ली v1 और इस जगह मैंने मान ली वेलोसिटी v2, है ना बेटा। तो हमसे पूछा गया है कि इसके मिड पॉइंट पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चा, ठीक है, और एक कंफर्म जानते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो देख बेटा अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया देखो, u हमारा क्या है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हो तुम, है ना, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में ये फार्मूला जानते हो तुम। बोलो बेटा s इक्वल टू हाफ ऑफ v1 प्लस v2 इंटू टी, है ना।
तो देखो बच्चा एस बाई टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 प्लस v2/2, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि u, ये ना हो गया बेटा हमारा एवरेज वेलोसिटी, बोलो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कितना u, इसका मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2u होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्योंकि देख पा रहे होगे तुम कि इसको वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी u, ये क्वेश्चन में दिया है बच्चा, ठीक है, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं, हमें कहा गया है बेटा इस वाले पॉइंट का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का, कौन सा पॉइंट को, जो पॉइंट मैंने P लिखा है। चलो इसकी वैल्यू मैंने मान लिया V, है ना। अब देखो तो कैसे लिखोगे, लिखोगे क्या, ऐसा देखो तो v² माइनस v1² इज इक्वल टू 2ax, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे, ये लिखोगे v2² माइनस ऑफ v² इज इक्वल टू 2ax। देख सकते हो तुम कि दोनों का राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम बेटा, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो फिर ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ना। तो इक्वल टू क्या कर दोगे तुम, कहोगे बेटा इसका मतलब v² माइनस v1² शुड बी इक्वल टू v2² माइनस v², इसका मतलब 2v² शुड बी इक्वल टू v1² प्लस v2², ठीक है ना बच्चा, होगा ना ऐसा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, इसको उधर ले गया मैंने, इसको यहाँ ले आया, तो v2² प्लस v1², ठीक है बच्चा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा, पहला था हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बच्चा, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 अभी आया, सेकंड इक्वेशन आया, है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, ध्यान देना, 2v² इज़ इक्वल टू, ये बेटा v1 प्लस v2 का स्क्वायर जो है, इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2v1v2 बोल सकते हो ना बेटा। अब देखो v1 प्लस v2 का स्क्वायर कितना हमारा है बेटा, तो देखो 2u था ना ये, तो इसको यहाँ पुट कर लो, इसको पुट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u² माइनस 2v1v2, है ना बेटा। अब सोचो तुम्हें इस v की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी ना बेटा, तो क्या कहोगे, अगर v मेरा मैक्सिमम होगा, है ना, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी है बेटा ये मिनिमम कर दो, है ना। मिनिमम कितना कर सकते हो तुम, 0 कर सकते हो, v1 हमारा 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2v² इज इक्वल टू 4u², है ना। सो v शुड बी इक्वल टू √2u, बात समझ गए बेटा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, बस मेन यही ट्रिक था बेटा कि हम सोच पाएँ कि अगर हमें कम से कम चाहिए तो ये टर्म 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी हमको 0 कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बॉल ऑफ मास 3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए बार ऑफ सेम मास विथ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड, इनिशियली सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट एज सो इन द फिगर, ठीक है बच्चा, सिस्टम हमारा रेस्ट में है, ठीक है। फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड, ठीक है बच्चा, छोड़ने के तुरंत बाद, छोड़ने के तुरंत बाद हमें क्या बताना है बताना है इस स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है बच्चा, छोड़ने के तुरंत बाद, राइट ना। तो देखो बच्चों इस सवाल में देखा जाए कि हमारा ब्लॉक है और पार्टिकल है, ठीक है। तो देखो बेटा इस ब्लॉक के बारे में सोचो, है ना। इस ब्लॉक पे जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ये लगेगा mg sin 45, है ना। अब देखो यहाँ से टेंशन T लगेगा बेटा नीचे, और इस पे टेंशन T लगेगा ऊपर, और इस पे लगेगा mg नीचे, है ना। तो देखो बेटा अगर तुम इस ब्लॉक के बारे में सोचते हो और इसका मान लेते हो एक्सीलरेशन हमारा a है, तो क्या हो जाएगा, देखो इस ब्लॉक के बारे में, इधर तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया mg sin 45, है ना, और ऐसे वर्टिकल टेंशन T है, और इसका ऐसे तुमने लिखा है एक्सीलरेशन a, है ना। हालांकि देखो mg cos 45 भी ऐसे आएगा, है ना, लेकिन हमें इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, नॉर्मल भी आएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन क्या लिखोगे इक्वेशन, t का कंपोनेंट आ गया बेटा इधर, इधर हो जाएगा ये t cos 45, है ना, या t sin 45 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा इसका, ये बन जाएगा टी कॉस 45 प्लस एम जी साइन 45 इज इक्वल टू एम ए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया टी प्लस एम जी इज इक्वल टू √2 एम ए, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल का देख बच्चा, ऐसे हमारा फोर्स लग रहा है एम जी और ऐसे लग रहा है बेटा कितना हमारा इसका टेंशन टी। अब देखो बेटा इसका 2 ही फोर्स है और कोई फोर्स तो है नहीं, इसका मतलब इसका जो भी एक्सीलरेशन होगा वर्टिकल ही हो सकता है। तुम खुद देखो, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है बच्चा, नहीं है ना। इक्वेशन क्या लिख दोगे बोलो, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम बी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के बारे में सोचो, तो कहोगे स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है उसका हमारा इस तरफ तुमने ए कहा एक्सेलरेशन और इस तरफ तुमने क्या कहा बच्चा, बी कहा, है ना। तो देखो बेटा स्ट्रिंग की लंबाई ना घटेगी ना बढ़ेगी, इसका मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में दोनों का सेम होगा बेटा एक्सेलरेशन। तो क्या कर दोगे, ए कॉस 45 शुड बी इक्वल टू बी, है ना। अब चलो इसको पुट कर लिया जाए बच्चा, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टी प्लस एम जी इज़ इक्वल टू, ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा √2 है, ये हो जाएगा बच्चा 2mb, इक्वेशन नंबर 3। अब चलो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इनको ऐड कर लिया जाए, तो टी हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2mg इक्वल टू 3mb, है ना। इसका मतलब b शुड बी इक्वल टू 2g/3, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो अगर b हमारा आ गया तो इसको पुट कर लो, किस में, किसी पुट 2 में पुट कर लो या 3 में पुट कर लो, है ना। तो टी तुम्हारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, ये mg/3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलो आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद ए वेलोसिटी u√2 एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन BC एट राइट एंगल। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर कॉलिजन विद द इंक्लाइंड प्लेन इज। देख बच्चा सवाल क्या कहता है इस सवाल में, चलो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा देख पाओगे तुम। तो देख बेटा सवाल ये कहा था हमारा, एक मिनट, एंगल थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, देखो ये 4 तो हमारा आंसर है नहीं, तो पलट आता हूँ इसको, मैं डायग्राम दिखाता हूँ बच्चा। यहाँ पे देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंका बच्चा 45 डिग्री के एंगल पे, है ना, और ये हमारा है बेटा इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री, है ना, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल यहाँ से गया बेटा इस तरह से और जा करके इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मली टकराया, 90 डिग्री एंगल पे टकराया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन करता है बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर द कॉलिजन इन द इंक्लाइन इज। इसके टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी बेटा, ये थी u√2, है ना, ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ गया ना, है ना। तो देख बच्चा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ध्यान देना, तुम लोग ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, देखो हमें पूछा गया सिंपल यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बस यही पूछा गया है ना, ठीक है बच्चा। तो देखो अगर ये परपेंडिकुलरली टकराया है ना, ध्यान देना बच्चा, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए 60, है ना बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी का हमारा लाइन है ना, ये वेलोसिटी का लाइन को देखो बेटा, तो कहोगे ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए 30, ठीक है बेटा। और तुम लोग जानते हो ना कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, है ना। तो बताओ इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो हमारी है बच्चा u√2 cos 45, है ना, इज़ इक्वल टू, अब बोलो वहाँ फाइनली कहाँ हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, तो हो गया v cos 30, है ना। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया u और ये हो गया बच्चा v और √3/2, इसका मतलब v शुड बी इक्वल टू
2u/√3। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर बच्चा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है बेटा, देखो 11 नंबर क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास m is given a velocity towards another block of mass capital M kept at rest on a smooth horizontal surface at the same distance from the wall. All collision are elastic, सारे collision बेटा elastic हैं. To occur only one collision between the blocks, which of the following is correct, है ना बेटा। कहता है कॉलिजन सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना। अब तुम सोचो क्या दोबारा कॉलिजन के चांसेस हैं, लेट्स सी। तो देखो बेटा ये वाला पार्टिकल है ना, ठीक है। अब सोचो ये वाला पार्टिकल अगर इसको टकराएगा कैपिटल एम को, तो कैपिटल एम आगे बढ़ेगा, दीवार से टक्कर मारेगा, टक्कर मार करके फिर लौटेगा वापस, है ना, ठीक है। अब सोचो वापस आ रहा है बेटा, तो एक चांस बचता है ना कि इसको हिट करना चाहिए, है ना, ठीक है। अब सोचो कि टक्कर दोबारा क्यों नहीं होगी, वापस देखते हैं। तो देखो बेटा अगर मैं कहूँ ये इससे टकराया, ठीक है बेटा, ये इससे कॉलिजन किया, है ना, और ये डायग्राम बना रहा हूँ बेटा मैं कॉलिजन के बाद, तो क्या होगा। देखो बेटा अगर मैं कहूँ कि इस m की वेलोसिटी और इस m की वेलोसिटी, ये तुम समझ चुके हो बेटा कि इसकी मैंने टक्कर के बाद मान ली वेलोसिटी v2, है ना। तुम जानते हो बेटा ये दीवार से टक्कर करेगा, है ना, और टक्कर करके फिर लौटेगा, चूँकि इलास्टिक कॉलिजन है तो उतने ही स्पीड से लौटेगा बेटा, है ना। तो अब सोचो कि अगर जो m अगर राइट साइड मूव करेगा तो टक्कर होना ही होना है ना बेटा, ठीक है। हाँ अगर ये लेफ़्ट मूव कर जाए v1 स्पीड से, है ना बेटा, और v1 का मैग्नीट्यूड v2 से बड़ा हो, है ना, तो फिर सेकेंड कॉलिजन का चांस नहीं है बच्चा। बात समझ में आया ना। तो कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, दोबारा कॉलिजन न होने के लिए क्या होना चाहिए, टक्कर के बाद की तुरंत वाली वेलोसिटी v1, है ना बेटा, पीछे की तरफ हो और इस वाले v2 से बड़ा हो, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेकंड में कोई ऑप्शन नहीं है, चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो देखो जब दो बॉडी आपस में टक्कर करती है बेटा, तो उनके टक्कर के लिए फॉर्मूला होता है, पता है तुमको, है ना। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी अगर होती है v1, है ना, तो मैंने किधर लिया बेटा, इसको पीछे लिया है, पीछे लिया तो क्या लिखूंगा मैं, इसको -v1 लिखूंगा, है ना, इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, v सेंटर ऑफ मास। v सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, mu प्लस कैपिटल M इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, ठीक है बच्चा, फिर माइनस, ठीक। सारे कोलिजन थे बेटा इलास्टिक में, देखो सारा कोलिजन था बच्चा हमारा इलास्टिक, तो होता है इसमें em2, e कितना हो गया 1, m2 हो गया कैपिटल M इंटू u1 माइनस u2, है ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है बच्चा। इसका मतलब देखो हमारा v1 की वैल्यू क्या हो गई, उधर भेज दो माइनस, तो हो गया बच्चा mu, ये हो गया mu, इसका मतलब m माइनस m इंटू u डिवाइडेड बाई m प्लस m, ठीक है। अब चलो सेकंड की बात करें, सेकंड तुम्हारा सेम डायरेक्शन में गया है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो v2 शुड बी इक्वल टू, फिर से v सेंटर ऑफ मास mu प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये होता है बच्चा प्लस em1 होता है ना ये, सो 1 इंटू स्मॉल m, ये भी होता है बच्चा u1 माइनस u2, है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, देखो ये हो गया हमारा mu, ये है बच्चा mu ये है ना, तो क्या हो गया बच्चा, ये 2mu बाई m प्लस m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या कहा था कि v1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, v2 से, है ना बेटा, v2 की वैल्यू v1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, तो कहोगे देखो m माइनस m ये बड़ा होना चाहिए किससे, 2m से, क्योंकि देख पा रहे हो तुम बाकी टर्म तो 1 2 में कॉमन है। इसका मतलब कैपिटल M की वैल्यू 3m से, सॉरी बच्चा ये माइनस था ना यहाँ पे, कैपिटल M की वैल्यू 3m से बड़ी होनी चाहिए, राइट ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब चलो करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 12। कहता है रेन इज़ फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड
at an angle of 45 degree with the vertical. A bird moving up with a constant speed at some angle with the horizontal observes that the rain is falling vertically. ठीक है. Another bird moving vertically with 5 meter per second. Find first bird moving horizontally. Find the speed of first bird. ठीक है बच्चा. देखो कहता है कि रेन ड्रॉप जो है बेटा वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे आ रही हैं, है ना. रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे आ रही हैं, है ना बच्चा. चलो पहले क्वेश्चन ही बनाया जाए. तो देखो बेटा इस सवाल में रेन ड्रॉप वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है ना. चलो तो देख बच्चा वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल, वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी तुम ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो. तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन हैं. ठीक है. किसके लिए? रेन के लिए, है ना. लेकिन दोनों कितनी है एंगल? ये दोनों एंगल हैं 45. दोनों नहीं बच, दोनों में से कोई एक होगा. अब चलो अब सवाल कहा था देखो क्या, फर्स्ट बर्ड मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. चलो मान लेते हैं बेटा ये हमारा बर्ड है B1, है ना. B1 हमारा हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे जा रहा है. चलो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी V1, कुछ एंगल पे चलो मान लेते हैं अल्फ़ा, है ना बेटा, है ना. ठीक. और एक और बर्ड भी है बेटा, दूसरा बर्ड मूविंग वर्टिकली विथ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा. तो एक और बर्ड हमारा है, ये कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से. बर्ड हमारा क्या है बच्चा? V2, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब देखो अब सवाल कहता है अनदर बर्ड मूविंग वर्टिकली विथ 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड फर्स्ट बर्ड मूविंग हॉरिजॉन्टली, है ना बेटा. तो अब चलो पहले बात करते हैं बेटा क्या, B1 विथ रेस्पेक्ट टू B2. पहले इसकी बात करते हैं बेटा, है ना. तो देखो क्या कहा गया था, इसने इसको हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ देखा, इसका मतलब वर्टिकल मूव करता हुआ नहीं देखा. इसका मतलब वर्टिकल में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट ना बच्चा. तो क्या कहोगे, इसका मतलब V1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब चलो अब इसकी बात करें. ए बर्ड मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली. किसने? B1 ने देखा रेनिंग को कि वर्टिकल आ रहा है. ठीक है. अब चलो ध्यान देना बच्चा. अब सोचो अगर हमारा रेन की बात हो रही है ना, रेन की बात हो रही है किसके रेस्पेक्ट में बेटा? B1 के रेस्पेक्ट में, है ना. ध्यान देना. देखो बच्चा अगर B1 के रेस्पेक्ट में रेन की बात हो रही है और हमारे पास दो ऑप्शन थे बेटा, लेफ्ट वाला और राइट वाला. अब सोचो जब ये बर्ड इसको देखेगा बेटा तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा ना. बोलो. ठीक है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा ना. ठीक है. तो देख तो बच्चा अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा तो बताओ अगर मैं इसको लेके चलूँ इस वाले वेलोसिटी में, बाईं तरफ वाले में, अगर इस V1 को अपोजिट करके ट्रांसफ़र करो, है ना बेटा, तो क्या वर्टिकल होगा रिजल्टेंट? नॉट पॉसिबल ना बेटा, है ना. इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया बच्चा. ठीक है. हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा. अब क्या कहोगे कि देखो B1 देखा बेटा, है ना, तो ये अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा. तो ऐसे ट्रांसफ़र करेगा ना बेटा, कितना? V1 ही ट्रांसफ़र करेगा और इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा बच्चा? अल्फ़ा होगा, राइट ना. ठीक है. ठीक है. तो अब देखो बेटा इस सवाल में हमें रेन ड्रॉप की स्पीड कितनी दी हुई थी? ये थी बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड, थी ना, है ना. अब देखना इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया. ठीक है. तो देखो बेटा इस डायग्राम में हमारा 10 का कंपोनेंट क्या कहोगे ये कितना हो जाएगा? अगर एंगल 45 था तो हो जाएगा 5√2 और ये भी हो जाएगा 5√2. ठीक है बच्चा. V1 का कंपोनेंट, है ना. देखो अब क्या कहोगे तुम, V1 साइन अल्फ़ा तुमको पता है ना पहले से. बोलो. देखो इक्वेशन नंबर 1. अब इस ट्रायंगल में देखो तो महसूस करोगे कि जो हॉरिजॉन्टल जो मैं डिस्टेंस दिख रहा है बेटा, कौन सा डिस्टेंस देखना ध्यान से, जो मैं ड्रॉ किया बेटा अभी ड्रॉ करता हूँ मैं ग्रीन लाइन से, ग्रीन ड्रॉ किया मैंने, है ना बेटा. ये देखो डायग्राम को देखो अच्छे से और इसको फील करो कि ये तो V1 cos अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 5√2 है बेटा, इक्वेशन नंबर 2.
अब देखो 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 साइन स्क्वायर अल्फा, V1 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 50, इसका मतलब हो गया बेटा ये 75। सो V1 इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, नंबर 2। ठीक, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, पहले हमारा क्या था, ये था बच्चा 12, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चा 13 हमारा कहता है दो बीड्स हैं ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं अलॉन्ग ए सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम एज शो इन द फिगर। द बीड्स आर कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच ऑलवेज रिमेन्स टाइट। एट एन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए इज़ 2, एंगल बी ए सी 45 डिग्री। देखो बच्चा डायग्राम में देखो, हालांकि 2 डायग्राम है, 2 की हमें ज़रूरत नहीं, हमें एक की ज़रूरत है। तो देखो बच्चा कहोगे एंगल बी ए सी 45, सो दिस बी ए सी, ये हमारा एंगल हमारा है बच्चा 45। ठीक है, अब चलो, अब कहता है क्या, एंड एंगल बी ओ सी 75, ये ड्रॉ करता हूँ मैं ग्रीन लाइन से। देखो बच्चा ये एंगल हमारा है 75, है ना बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब देखो बेटा ये एंगल 75 है ना? ठीक है, तो अब तुम बताओ ये एंगल निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो ना, क्योंकि 75 इस ट्रायंगल का आउटर एंगल है, इसका मतलब ये एंगल हो जाना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब कहता है कि ओ हमारा सेंटर है बच्चा, स्पीड ऑफ बीट बी क्या होना चाहिए, बी वाले का स्पीड क्या होना चाहिए। देखते हैं बच्चा, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो बिल्कुल समझ सकते हो तुम कि बीट की वेलोसिटी हमेशा इधर ही होगी बेटा, है ना? ठीक है, और वेलोसिटी होगा बेटा टेंजेंशियल, इसलिए रेडियस से एंगल होना चाहिए 90, और अगर रेडियस से एंगल 90 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में ये एंगल तुम्हारा 60 हो गया, है ना? तो इस स्ट्रिंग को अलग से बनाओ और देखो डायग्राम ठीक से, तो कहोगे ये लाइन में इसकी वेलोसिटी ऐसे यू है बेटा, और इसकी वेलोसिटी ऐसे भी है ना, और ये एंगल 60 है ना बेटा? तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हो कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में सेम होना चाहिए वेलोसिटी, है ना? तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, या फिर समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0 कर लो बच्चा, है ना? तभी क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वी कॉस 60, और इसका कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, यू कॉस 30। इसका मतलब हो गया v/2 इज इक्वल टू u√3/2, इसका मतलब v शुड बी इक्वल टू u√3, है ना बेटा? ठीक है, जबकि ऑप्शन में तो ये √2 दिया हुआ है ना? चेक करते हैं, सॉरी ये बच्चा 45 एंगल था ना, मैंने गलती कर दी, ये एंगल हमारा 45 था, तो यहाँ पे cos 30 ना हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ ये 45 होना चाहिए, राइट? ये एंगल हमारा 45 होना चाहिए। तो ये जब 45 होगा बच्चा, तो फिर ये सब वैल्यू भी चेंज करेगी बेटा, है ना? और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u/√2, तो ये हो जाएगा u√2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में आया जाए, है ना बच्चा? देखो कहता है सिस्टम सो इन द फिगर इज़ इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना बेटा? तो देखो अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो देखते हैं बच्चा, ये स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रहा होगा F, ये स्प्रिंग ऐसे लगा रहा होगा फोर्स F, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, और इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बच्चा तो 2F शुड बी इक्वल टू 2mg, इसका मतलब F जो होगा बच्चा वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है क्या, देखो आगे कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन में चेंज, इसका मतलब पहले कितना टेंशन, चलो मान लेते हैं T, तो T हमारा होना चाहिए बेटा mg, है ना, क्योंकि मास रेस्ट में है। अब देखो कहते वो क्या कि व्हेन वन ऑफ द स्प्रिंग इज कट, एक स्प्रिंग को अगर काट दिया जाए, एक स्प्रिंग को अगर काट दिया जाए तो टेंशन में कितने का चेंज आएगा, है ना बेटा? तो अब देखो एक स्प्रिंग को कट गया, तो अब इसका एबीडी बनाओ, क्या कहोगे, एक स्प्रिंग कट गया बच्चा, मतलब अब तो एक ही स्प्रिंग है F, और वो F कितना है बेटा,
F बराबर mg निकाल चुके हो तुम। यहाँ से फोर्स हमारा है बेटा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से फोर्स लगेगा बेटा mg, है ना। और दोनों सिस्टम चूँकि एक साथ मूव करेगा क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग से लगा हुआ है बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, नीचे की तरफ टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो कहोगे ये mg और ये mg कट गया तो एक mg बच गया बेटा नीचे की तरफ ना, और दोनों मास जाएगा एक तरफ तो 2mg इक्वल टू 2ma। इसका मतलब a हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा g/2। ठीक है। अब स्ट्रिंग का टेंशन मान लो T1, है ना। तो अब इस वाले ब्लॉक के बारे में सोचो, तो क्या कहोगे, mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma, है ना, और a कितना g/2, तो T1 इक्वल टू mg/2। तो पहले टेंशन था बच्चा mg, अब हो गया mg/2, तो कितना चेंज कर गया, mg/2 चेंज कर गया, है ना। ठीक है। अब देखो 15 में, 15 कहता है बेटा 3 फोर्सेस हैं P Q R, एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं एक ही प्लेन में, एंगल बिटवीन P एंड Q and R are 150 and 120 रेस्पेक्टिवली। देन फॉर इक्विलिब्रियम P Q R का रेशियो क्या होना चाहिए। देखो बच्चा, एक ही पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, चलो ये मान लिया मैंने, ये फोर्स मेरा P है ना। अब Q वाला फोर्स कैसे है, देखो P और Q का हमारा एंगल है 150 डिग्री। 150 का मतलब हो गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर हो गया एंगल ये, है ना, ऐसे हो गया, इसको Q मान लो, तो ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। और दूसरा हमारा एंगल क्या है, 120 डिग्री, किसमें, Q और R में। Q और R में हमारा 120 एंगल है ना। इसका मतलब फिर तो ऐसे होना चाहिए ना, बोलो 120 का मतलब ऐसे ना होना चाहिए, ये 90 और ये भी 90, है ना बेटा। ये हो गया हमारा R। ठीक, डायग्राम बन चुका है। अब चलो फोर्स को रिजॉल्व कर लिया जाए। तो देखो बेटा, फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, P को रिजॉल्व करूँगा, इधर कम पॉइंट आएगा बेटा, क्या लिखोगे, P cos 30, और इधर कम पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, ये हो जाएगा P sin 30, है ना। तो अब दोनों तरफ इक्विलिब्रियम, सिंपल सवाल है बच्चा एकदम, ये है ना। क्या कहेंगे, P sin 30 इज इक्वल टू R। इसका मतलब बेटा P इज इक्वल टू 2R, है ना। और y में क्या, x में क्या लिखोगे, x में लिखोगे P cos 30 इज इक्वल टू, सॉरी बच्चे तो गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। मैंने रिजॉल्व किया P को और लिख दिया Q, ये तो गड़बड़ हो गया। ये क्या था बच्चा हमारा, ये था Q sin 30, उसके बाद ये भी हमारा क्या है, Q cos 30, है ना बेटा। तो फिर ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए Q, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 2R। ठीक है। अब ये हो गया Q cos 30 इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2P/√3। ठीक है ना। तो फिर हमारा P इज़ टू Q इज़ टू R क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चा, P और Q कितना रेशियो है, P इज़ टू Q में अगर P को मैं 1 मान लूँ, है ना, चलो Q को मान लेते हैं, 1 Q को 1 मान लिया, है ना, तो P इज़ टू Q कितना हो जाएगा, अगर इस Q इज़ 1 तो P इक्वल टू √3/2, है ना बेटा। R कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, R हो जाएगा बेटा 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो √3:2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on the ice when given a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड is stopped by friction in 10 सेकेंड। कहता है बेटा 10 सेकेंड में फ्रिक्शन इसको रोक दिया, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चा। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है बेटा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारी है, 0, है ना। टाइम कितना दिया गया हमें, 10 सेकेंड, है ना। तो निकाल सकते हो बेटा एक्सेलरेशन ना, A इक्वल टू V माइनस U/T। ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और फ्रिक्शन कहाँ से आया है, ये फ्रिक्शन आया है, फ्रिक्शन से ही आया बेटा रिटार्डेशन ना। तो फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आएगा, तो A इक्वल टू माइनस F/K/m बोलोगे ना बेटा। इसका मतलब ये होना चाहिए माइनस म्यू इंटू जी, और माइनस म्यू जी का वैल्यू कितना निकाल चुके हो तुम,
-0.6 है ना, तो म्यू कितना हो जाएगा बच्चा 0.6/10 इक्वल टू 0.06। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कहता है फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन ए एट द पॉइंट r थीटा ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक है, देखते हैं, सिंपल सवाल है बच्चा ये भी। ये चलो हमारा हो गया XY एक्सिस है ना, r कॉमा थीटा। तो देखो बच्चा r कॉमा थीटा, r ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया एंगल थीटा। इसका मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे जा रहा होगा बेटा, है ना। और कैसा लिखा है देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बच्चा, बोलो होगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC होगा ना। तो देखो बेटा इसका अगर तुम कंपोनेंट करोगे तो इधर कंपोनेंट आएगा, बोलो क्या आएगा, ये AC cos थीटा, ऐसे क्या आएगा AC sin थीटा। तो दोनों कंपोनेंट देखो बेटा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन 3 है ना। 18 नंबर कहता है बेटा कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट पे ध्यान दो। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0 है ना। अगर कोई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होगा तो B काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0 है ना बेटा। अब सोचो मोमेंटम जो होता है बेटा, दो सिस्टम का m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बोल सकते हो बेटा। तो हो सकता है कि v1 v2 0 ना हो फिर भी रिजल्टेंट मोमेंटम 0 हो सकता है ना। बोलो जैसे मान लो, बोलो तुमसे कि एक 2 kg का बॉडी मान लो बेटा, है ना, और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ हो, है ना। अब सोचा मैं कहूँ एक 3 kg का बॉडी मान लो बच्चा और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड मान लो, है ना। अब देखो इसमें मोमेंटम 0 है ना बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक ही शर्त पे 0 हो सकती है, जब सिस्टम का हर एक मेंबर रेस्ट में हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो इस केस में नहीं दिख रहा बेटा, है ना। तो देखो तो क्या कहोगे, तो कहता है पहला A डज नॉट इम्प्लाई B एंड B डज नॉट इम्प्लाई A। देख बेटा अगर A हमारा सही है, अगर A हमारा सही है तो B का सही होना ज़रूरी नहीं है। देख रहे हो ना, बोलो राइट ना। लेकिन सोचो अगर B हमारा सही हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब बेटा सिस्टम का हर मेंबर रेस्ट में है, और सिस्टम रेस्ट में है, हर मेंबर रेस्ट में है, तो सिस्टम का मोमेंटम भी 0 होगा, तो ए सही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 3 होगा। ठीक है, ए डज नॉट इम्प्लाई बी बट बी इम्प्लाइज ए। मतलब ए सही है तो बी का सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बी सही है तो ए सही होगा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहता है बच्चा 3 रिंग्स हैं, मास m रेडियस r, सभी टच कर रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है बेटा हम लोग को, है ना। तो देखो ए रिंग 1 मान लिया जाए, ये रिंग 2 मान लिया जाए, ये रिंग 3 मान लिया जाए, है ना। तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है बच्चा ये कि I1 जो होना चाहिए वो mr²/2 होना चाहिए, है ना, रिंग का डायमीटर के अबाउट। ठीक है, अब देखो अगर इस रिंग का ये डायमीटर अगर है बेटा, है ना, तो इस डायमीटर से ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये है r, है ना। अब देखो इसमें सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, देखो मिड पॉइंट पे सेंटर होगा ना, तब यहाँ लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर तुम I2 निकालना चाहोगे तो I2 क्या कहना पड़ेगा तुमको, तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा ICM प्लस mr², है ना। ICM क्या होगा, डायमीटर वाला, mr²/2, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 mr² होगा ना। तो अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो, तो पूरे सिस्टम का क्या बोलोगे, I1 + 2I2 होगा ना। 2 और 3 एक जैसे हैं बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा mr²/2, ये हो गया बच्चा 1/2 + 3, 1/2 + 3 इज 7/2 mr², है ना बेटा। ठीक है, स्मॉल आर है ये। ठीक है, अब कहोगे बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, √I/m। m क्या, सिस्टम का मास, लेकिन सिस्टम का मास तो बेटा 3m इस बार है ना। तो क्या हो जाएगा √7/6 और r² में r बाहर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 4।
21 में आते हैं बच्चा, 20 देख लीजिए पहले। 20 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओ डैश, है ना। तो देख बच्चा तुम पता है इसके अबाउट, है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, तो mr²/4 डायमीटर के अबाउट होता है ना। अब यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/4 प्लस mr², ये हो जाएगा 5/4 mr², है ना। ये 20 हो गया बच्चा। अब 21 आया जाए, है ना। देखो बच्चा कहता है माउस है इंटर इन ए होल वाया ए कर्व पाथ, द कर्व पाथ इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ माउस ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ज्वाइनिंग माउस एंड द होल। ठीक है, हमेशा क्या है बेटा एंगल उसका 53 है, हर समय डायरेक्शन ऑफ मोशन 53 एंगल पे ही है ना। इफ़ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द माउस एंड द होल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द माउस। ठीक है बच्चा, तो देखो हर समय इसका एंगल 53 है, मतलब तुम माउस को कहीं भी बनाओ, जब माउस यहाँ पहुँच चुका होगा तो भी ये एंगल 53 है बेटा, है ना। जब माउस यहाँ पहुँच चुका होगा तो भी इसकी वेलोसिटी का एंगल यहाँ से 53, हर समय कितना है 53 है। तो देख बेटा ये तो बात पक्की हो गई कि इस 53 का अगर मैं कम पॉइंट करूँ, है ना, तो कितना कर दोगे, इसकी कितनी थी बेटा वेलोसिटी, चलो मान लेते हैं u है ना बेटा, u था वेलोसिटी, कितना हो जाएगा u cos 53, इसका मतलब ये कम पॉइंट हो गया 3u/5 और ये कम पॉइंट हो गया बेटा 4u/5, है ना। अब बताओ इसकी अप्रोच करने की वेलोसिटी, होल की तरफ अप्रोच करने की वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 3u/5 ना। ठीक है, इसका मतलब होल तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, जितना वो डिस्टेंस अप्रोच किया और जितना उसकी अप्रोच वेलोसिटी थी, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, पास गया ना उसके, और डिवाइड बाई 3u/5, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 20/u, करेक्ट। अब सोचो, अब इसका कहता है बेटा कि पाथ की लंबाई क्या होगी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना। हम जान रहे हैं बेटा कि इसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है ना, और स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोल सकते हो। स्पीड थी बेटा हमारी u और टाइम है t, अब इस t को पुट कर लो बेटा तो कितना आ जाएगा 20, तो इसको गिवन पैटर्न के हिसाब से 20.00 लिखा जाएगा बेटा आंसर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट किया गया उसको वर्टिकल प्लेन में एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट t=0। देखो बच्चा ये हमारा एक्स एक्सिस, उसको फेंका गया बेटा ऐसे, है ना, कितनी स्पीड से वो दिया हुआ नहीं, चलो u मान लेते हैं इसको। ये एंगल है बच्चा 60 एट t=2√3 सेकेंड। इतने समय के बाद स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्ट्री इज, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी ट्राजेक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्ट्री इज p × 10⁻⁻1 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है बेटा इसकी ट्राजेक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो बेटा कहता है t=2√3 सेकेंड। चलो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है बेटा, है ना, और यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं v हमारी है बेटा एंगल, और ये हमारी एंगल क्या है इसकी है, ये एंगल मान लेते हैं इसका हम थीटा, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चा g हमारा ऐसे हो जाएगा ना, बोलो ठीक है। अब देखो g जो हमारा है, इस g के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक g का हमारा कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे g cos थीटा, है ना, थीटा 90 - थीटा, फिर एंगल ये थीटा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g sin थीटा। इसका मतलब क्या समझ गए तुम, इसका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो है g sin थीटा, और ये क्वेश्चन में दिया है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एंगल तुम्हारा हो गया बच्चा 30 डिग्री। इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल है 30 डिग्री, है ना। ठीक है, तो तुम्हें ये दिया गया है कि 2√3 सेकेंड के बाद जब एंगल इसका हो जाता है 30 डिग्री, है ना। ठीक है, ये क्यों दिया है, ताकि तुम u निकाल सको। ठीक है कैसे कहोगे, देखो कहोगे कुछ समय के बाद
tan ईटा जो बनेगा बेटा ये बनेगा वी वाई बाई वी एक्स, है ना। थीटा कितना निकाल चुके हो तुम, तो 1/√3, है ना बेटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, तो कहोगे यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना बेटा, यू वाई प्लस ए वाई टी। और यू वाई कितना, तो कहोगे एक्स में तो यहाँ वेलोसिटी होगा बेटा यू cos 60, और वाई में वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी यू sin 60। तो ये हो गया हमारा यू sin 60 माइनस जी टी डिवाइड बाई ये हो जाएगा यू cos 60 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो कितना हो गया देखो तो, टाइम क्या दिया हुआ था हमें 2√3 सेकेंड, लोग पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा u √3/2 माइनस जी टी इक्वल टू u बाई 2√3। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2√3 ना बच्चा। तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2u बाई 2√3 इज इक्वल टू जी टी, जी है बच्चा 10 और टी हमारा दिया था 2√3, है ना। इसका मतलब u इक्वल टू कितना होना चाहिए, u होना चाहिए बच्चा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u आ गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब देखो हमें कहा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है बेटा हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो देखो बच्चा हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट जो पाथ का है ना, इस समय जो वेलोसिटी होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में होती है। और एक्स वाली वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है u cos 60 मतलब u/2, तो ये हो गया बच्चा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देखो यहाँ से g जो होता है एक्सीलरेशन वो नीचे की तरफ होगा ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमारा पता है तुमको v²/ac, v²/ac हो गया तो कितना हो जाएगा, v² हमारा हो गया 900, है ना, डिवाइड बाई ac हो गया 10, तो हमारा आ गया बच्चा ये 90 मीटर, है ना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p की वैल्यू, है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा u 60 मीटर पर सेकेंड अगर है तो हमारा r की वैल्यू आ गया 90 मीटर, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने एक चीज़ सवाल में यहाँ छोड़ दिया, क्या सवाल में छोड़ दिया कि स्पीड क्या दिया हुआ था यहाँ पे, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो तो ये जो हमारी वेलोसिटी है और ये जी साइटा है, क्या ये स्पीड को बढ़ाएगा बच्चा, नहीं ना, तो ये हमारी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दो सही देने वाली, इसलिए इस क्वेश्चन को हर पॉइंट को पढ़ना जरूरी होता है बच्चा, है ना। ये गलती मेरे से भी हुई और तुमसे भी होती होगी। तो देखो बच्चा हमें क्या बोलेंगे, जब यहाँ से पार्टिकल इधर आएगा और जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v कहीं जा कर के, है ना, तब जा कर के हम कहेंगे कि इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, क्योंकि इंक्रीज़ करने की बात कह दिया ना ये, तो मैक्सिमम हाइट क्रॉस करने के बाद ही ना इंक्रीज़ करता है बेटा। इसका मतलब हमारा ये एंगल हमारा है बच्चा, ये होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, बदलाव ये करने पड़ेंगे कि वाई वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी बेटा इसका, है ना, वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, वाई वाली वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, है ना। और अगर ये हमारा हो गया नेगेटिव तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 3u, तो ये हो जाएगा 4u, ये हो जाएगा यहाँ से 4, और ये जब हो जाएगा 4 तो ये हमारा हो जाएगा u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और u हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, तो vx की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 225 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 22.5 मीटर। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 23। देखो बच्चों कहता है पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड √gl। देखो बच्चा स्ट्रिंग पार्टिकल
ऐसे प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से, रूट GL की स्पीड से। एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट फाइंड रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन टेंशन द स्ट्रिंग इक्वल्स वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बच्चा, अब याद करो, जब ऐसा सर्कुलर पाथ में जाता है बेटा, है ना, और जब ये थीटा एंगल पे आता है ना, तो इसके बारे में क्या तुमको सिखाया था, फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था मैंने, T इज इक्वल टू M U स्क्वायर बाई L प्लस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, राइट ना। ठीक है, चलो अभी सवाल में कहता है इस वाले पॉइंट पे आ गया और यहाँ कितना होना चाहिए, टेंशन mg होना चाहिए। यू स्क्वायर के वैल्यू पुट करो तो हो गया mg, है ना, प्लस ये हो जाएगा बच्चा mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। देखो mg कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चा cos थीटा इक्वल टू 2/3, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया इस समय है, हमसे पूछा गया उस समय का रेडियल एक्सीलरेशन। तो एंगल तुम निकाल चुके हो, एंगल तुम निकाल चुके हो, है ना बेटा, ठीक है, और टेंशन तुमको पता लग चुका है ना, और ये हमारा है बेटा mg। तो ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट हमारा क्या, mg cos थीटा, इधर हमारा एक्सीलरेशन है बच्चा ए सेंट्रीपिटल, तो क्या हो जाएगा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखते हैं बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू पुट करो, है ना बेटा, तो हो जाएगा mg/3 इज इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज g/3, इट इज़ 10/3, ये हो गया 3.33। ठीक है, क्लियर। 24 नंबर देखो, कहता है पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द पाथ A to B, AB BO, AB BO OA, AB BO OA, है ना, क्लोज सर्किल बेटा, क्लोज सर्किल है ना ये, इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स F वेक्टर इक्वल टू इतना। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन जूल बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, हमें निकालना है बेटा वर्क डन। ठीक, तो देखते हैं बच्चा, चलो पहले हम लोग O से A की बात करें। तो देखो, तो O से A में जितने सारे पॉइंट्स हैं बच्चा, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है ना, देखो सारे पॉइंट y एक्सिस पे हैं, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, तो फोर्स तुम्हारा हो गया x 0 पुट कर दोगे तो -2y आई कैप, तो फोर्स तुम्हारा है बेटा x डायरेक्शन में, और जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट जा रहे हो तुम बेटा y डायरेक्शन में, है ना, ये तुम्हारा dy कैप है। तो देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया बेटा, तो इसका मतलब वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, अब चलो A से B की बात करें। A से B के लिए देखो बेटा, हर पॉइंट पे y की वैल्यू फिक्स है, कितनी है 3, इसका मतलब हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, देखो तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स हमारा हो जाएगा -6 आई कैप माइनस 3x जे कैप, है ना। अब मैं कहूँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चा x डायरेक्शन में ना, dx आई कैप, है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, करो इसको, तो हो जाएगा -6 dx, है ना, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 3, ये हो जाएगा -18 जूल, बोलो। ठीक है, अब बच गया कौन सा हमारा, B से O, ठीक ना बेटा, B से O निकालना है ना, ध्यान देना। तो देखो बेटा, B से अगर O जाओ, है ना, सबसे पहला काम तो ये कर लो कि B से O जा रहे हैं अगर हम, तो y डायरेक्शन का इक्वेशन देखो, स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल टू हो जाएगा बेटा mx, कितना mx हो जाएगा, स्लोप कितना है 3/2x, राइट ना। तो अब सोचो हमारा फोर्स क्या हो गया, तो फोर्स हमारा हो गया बेटा -2y, हो जाएगा 3x आई कैप -3x जे कैप, राइट ना। ठीक है, मैं y का वैल्यू इस फोर्स में पुट कर दिया। अब देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चा वो x में भी है और y में भी है ना,
ठीक है, इसलिए तुम क्या लिखोगे, डी एस इक्वल टू डी वाई आई कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। अब चलो इससे निकाला जाए वर्क डन, है ना बेटा। तो देखो इसका क्या कहोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, कितना होगा देखो तो, हो जाएगा माइनस 3x डी एक्स माइनस 3x डी वाई, ठीक है ना। अब देखो पुट कर लो, तो हो गया माइनस 3x डी एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/2x, ये हो जाएगा माइनस 3x इंटू 3/2x 3/2 डी एक्स होगा बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस 3x और माइनस ये तो हो गया 9, तो ये हो गया बच्चा 4.5, तो माइनस ऑफ 7.5 एक्स डी एक्स, राइट ना। ठीक है, तो डब्लू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 7.5 है ना एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, है ना। लिमिट देखो स्टार्ट किए 2 से, ख़त्म कहाँ पे हुआ, ओरिजिन पे। इसका मतलब माइनस ऑफ 7.5 और इन टू ये आ जाएगा तुम्हारा -2, इसका मतलब हो गया हमारा ये प्लस 15 जूल, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकालना था, हमें निकालना था एफ द्वारा किया गया कार्य, मतलब निकालना है बेटा हमको टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया देखो, डब्लू नेट सिग्मा डब्लू सबको ऐड करो, तो कितना हो जाएगा बच्चा 0 -18 प्लस 15 इज इक्वल टू -3 जूल, राइट ना। नेगेटिव का ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, इंटीजर में नेगेटिव का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम 3 मानेंगे इसको बेटा, ठीक है ना। ठीक, अब चलो आगे देखें। द लास्ट क्वेश्चन 25, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। हमें ए ब्लॉक की निकालनी है बच्चा वेलोसिटी। तो देखो सिंपल कांस्टेंट मोशन लगाओ बच्चा, है ना। कहोगे ना स्ट्रिंग के डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम, राइट ना। तो देखो बेटा ये मास जब नीचे आएगा तो ब्लॉक तो आगे बढ़ेगा v स्पीड से, तो क्या कह दोगे, v cos 60 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब v इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड, कंप्लीट। ठीक है बच्चा, है ना। सारे वीडियोस को ध्यान से देखो बच्चा, हर एक क्वेश्चन को समझो, है ना। ठीक है, कहाँ कहाँ गलती है फिल्टर करो, है ना बेटा। मार्क्स बढ़ाने का नॉलेज तो बढ़ाना है ही बेटा, लेकिन साथ साथ अपने नेगेटिव मार्किंग को भी कम करना है, ठीक है। चलो बच्चा, ऑल द बेस्ट।